हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51, प्यार वाली लड़ाई। अब आगे। इतनी देर से ही गिरने वाली होती है कि कोई उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। इत्ती, जिसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे जब एहसास होता है कि वो किसी की बाहों में है तो वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही उसके सामने आहार्य का हैंडसम फेस आता है। कुछ देर के लिए उसके चेहरे को देख इत्ती एकदम शांत पड़ जाती है, लेकिन अचानक उसे सब याद आता है और वो आहार्य की बाहों में से निकलने के लिए उसको धक्का देने लगती है। लेकिन आहार्य इत्ती को अब समझने लगा था कि वो कब क्या करती है, इसलिए वो पहले ही इत्ती के मूव को समझ गया था। इसलिए उसने इत्ती के धक्का देने से पहले उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। इत्ती अपने हाथों से उसके हाथों को, जो उसकी कमर को जकड़े हुए थे, उस पर मारते मरते हुए कहती है, छोड़िए छोड़िए मुझे। अब क्यों आए हैं यहाँ पर? जाए न उस शनाया डायन चुड़ैल के पास। आहार्य इत्ती को अपने सामने करते हुए उसके गुस्से से भरे चेहरे को घूरते हुए कहता है, यह क्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है? चुप, एकदम चुप रहिए आप। इत्ती आहार्य की बात को बीच में काटते हुए उसे चुप कराते हुए कहती है। आहार्य इत्ती की इतनी गट्स देखकर उसको शिद्दत से घूर कर देखने लगता है। इत्ती भी आहार्य को घूरने लगती है। दोनों एक दूसरे को अपनी आंखें छोटी करते हुए घूर रहे थे। इत्ती आहार्य को अपने आप को घूरता देखकर चिढ़ते हुए कहती है, गलती भी आप करो और एटीट्यूड भी आप ही दिखा रहे हो। आहार्य उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, ओह गलती? वैसे ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जिसका मुझे खुद को पता नहीं है? आहार्य की बात सुनकर तो इत्ती का गुस्से का पारा फिर से हाई हो जाता है और वो आहार्य के सीने पर कंटिन्यू मारते हुए कहती है, ओह अच्छा, आपको कुछ पता ही नहीं है? तो वो आंटी घंटी कौन थी, नीचे बताओ। बताओ। और आपने पहले तो नहीं बताया उसके बारे में। जब मैंने आपसे पूछा था तब क्यों नहीं बताया? बताओ। अब चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अब इत्ती कंटिन्यू उसके सीने पर मार रही थी और उसे धक्का दे रही थी, जिससे कि आहार्य एक एक कदम पीछे जाता जा रहा था। एंड में वो बेड पर बैठ जाता है और इत्ती उसके सामने किसी गुस्सैल शेरनी की तरह खड़ी थी। हालांकि आहार्य बार बार कुछ बोलने के लिए मुंह खोल रहा था, लेकिन इत्ती उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। हम बोलोगे तब न कुछ, जब आपके पास कोई जवाब होगा। इत्ती खुद ही अपनी बातों का जवाब सोचते हुए कहती है। वो आगे कुछ बोलती कि आहार्य बेड से खड़े होकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अपने एक एक शब्द को मजबूती से कहता है, माय एंग्री बट, तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तब तो मैं कुछ बोलूंगा। तब से खुद ही सवाल कर रही हो और खुद ही जवाब दे रही हो। आहार्य का हाथ इत्ती के मुंह पर था, जिससे इत्ती एक शब्द नहीं बोल पा रही थी और आहार्य अपनी बात को बोलते बोलते एक एक कदम बढ़ा रहा था और इत्ती अपने एक एक कदम पीछे ले रही थी। आहार्य अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, साथ ही साथ वो इत्ती की तरफ कदम भी बढ़ा रहा था। और मैं क्या बताता, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम ही मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो और हमेशा रहोगी। और रही बात उसकी, तो न ही वो मुझे कभी याद थी, न ही वो मेरी लाइफ में एग्जिट करती है और न ही वो कोई इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता। इतना बोलकर आहार्य चुप हो जाता है और इत्ती की आंखों में देखने लगता है। अब तक इत्ती बिल्कुल दीवार से चिपक गई थी और आहार्य उसके जस्ट सामने था। आहार्य का हाथ अभी भी इत्ती के मुंह पर था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मुझे तो लगा आहार्य की शादी शनाया से होगी। बुआ जी की यह आवाज इत्ती के कानों में गूंजती है, जिससे कि उसे फिर गुस्सा आ जाता है। डॉट डॉट। हालांकि उसे पता था कि आहार्य की कोई गलती ही नहीं है, लेकिन उसे बस यही लाइन सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था और वही गुस्सा वो आहार्य पर निकाल रही थी। क्योंकि इत्ती अपनी चीजों के लिए बहुत पोसेसिव थी और आहार्य तो उसका होने वाला पति था, उस पर किसी की नजर भी उसे नाकाबिले बर्दाश्त थी। और वैसे भी वो आहार्य पर अपना पूरा पूरा हक समझती थी, इसलिए जब तक उसका मन शांत नहीं हो जाता वो आहार्य से लड़ने वाली थी। इत्ती आहार्य का हाथ अपने मुंह से झटकते हुए कहती है, उसके सीने पर उंगली रखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, ओह तो वो बुआ जी क्या कह रही थी?
कि मुझे तो लगा कि आहार्य की शादी शनाया से होगी और बचपन के दोस्त वो दोनों, यह क्या था फिर। आहार्य पीछे कदम लेते हुए फिर से बेड पर बैठ जाता है और वो डे से ही उठकर इत्ती को सब एक्सप्लेन करने वाला होता है। इत्ती उसे रोकते हुए आंख दिखाकर, बैठे रहिए और अब ओनली मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे, और जब मैं आपको बोलने को बोलूं तभी आप बोलेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर कुछ सोचकर, 1 मिनट, आपकी गलती कैसे नहीं है, ज्यादातर गलती आपकी ही है। आप इतने हैंडसम जो है, अगर आप इतने हैंडसम न होते न तो वो आपकी इतनी दीवानी नहीं होती। आहार्य उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, ये कैसा लॉजिक है। मैंने कहा ना अभी सिर्फ मैं बोलूंगी तो आपने क्यों बोला। इत्ती उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहती है। आहार्य उसकी उंगली को चूम लेता है। यह महसूस कर इत्ती अपने आप को पिघलता हुआ महसूस करती है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर आहार्य के सामने इधर उधर चक्कर लगाते हुए कहती है, आपको पता भी है जब वो आपको ऐसे देख रही थी तो मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। और वो बुआ जी, वो तो मुझे एक आंख भी नहीं भाई, साफ पता चल रहा था उनकी बातों से कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, वो उस इडियट को पसंद करती है। फिर आहार्य के सामने आकार, लेकिन मैं कोई महानता की देवी नहीं हूँ जो मुझे कोई बुली करेगा और मैं सह लूंगी। मैं भी फिर उनको बताऊंगी कि इतनी क्या चीज है। फिर आहार्य के बियर्ड्स पर हाथ रखते हुए आगे कहती है, और आपको हमेशा मेरी साइड लेनी है, ठीक है ना। आहार्य उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहता है, हाँ, मेरे लिए तुम ही सबसे इम्पोर्टेंट हो और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा तुम ही रहोगी। इत्ती का एक पैर आहार्य की लैप गोद पर था और आहार्य का एक हाथ इत्ती की कमर पर और दूसरा हाथ इत्ती के हाथों पर जो कि उसकी बियर्ड्स पर थे। और मैं उसे अभी वापस जाने को बोल देता हूँ। आहार्य उसके हाथों को सहलाते हुए उससे प्यार से कहता है। उसकी बात पर इत्ती अपना पैर उसकी लैप से हटाकर उससे थोड़ा दूर खड़ी होते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई इनसिक्योर वाइफ नहीं हूँ। वो अगर रहेगी भी न तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। रहे न रहे मुझे क्या, और आप तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे, वरना उसे लगेगा कि मैं उससे जालस हूँ। आहार्य बेड से खड़ा होकर उसके पास आकर इत्ती को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। इत्ती उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट कर उसको टाइटली हग करते हुए कहती है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। मुझे बुआ जी की वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और न, बस आई कांट एक्सप्लेन, बस मुझे गुस्सा सा आ रहा है एंड इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है, आई डोंट नो, बस मैं आपको खोना नहीं चाहती। इत्ती की बात सुनकर आहार्य सुकून से इत्ती को अपनी बाहों में कसते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, हम आई कैन अंडरस्टैंड तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज से इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। आहार्य की बात पर इत्ती को कुछ सुकून सा आता है। वो महीन सी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया न, और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, सो सॉरी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तब। आहार्य उसका सर अपने सीने से निकालते हुए कहता है, अच्छा, तब गुस्सा आ रहा था, अब नहीं आ रहा। इतना बोल वो इत्ती को कमर से पकड़कर उठा लेता है। हाँ, अब मेरा मूड एकदम, आहा, ये क्या कर रहे हैं आप, लग गई मुझे। इत्ती अपने गालों को सहलाते हुए एकदम से आहार्य को गुस्से घूरते हुए कहती है, क्योंकि आहार्य ने उसे बाइट किया था। उसके एकदम से चेंज होते हुए मूड को देखकर आहार्य हल्का सा हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हारा मूड तो अच्छा हो गया था ना, तो अचानक ये गुस्सा कहाँ से आ गया। उसकी बात सुनकर इत्ती बात बनाते हुए कहती है, हाँ तो वो तो, अरे अब गुस्सा तो आएगा ही ना, जब कोई ऐसे तेजी से बाइट करेगा तो हम तब तो बिल्कुल गुस्सा आना चाहिए। आहार्य उसको प्यार से देखकर कहता है। इत्ती आहार्य को कुछ पल घूरती है, फिर दोनों अपने फोरहेड को आपस में जोड़कर स्माइल करने लगते हैं। सुने, इत्ती अपने फोरहेड को उसके फोरहेड से जोड़े हुए ही कहती है, हम सुनाए। आहार्य उसकी बात का जवाब देता है, वो दादी सा ने तो कहा था कल कि अब हमें एक दूसरे की शादी तक नहीं देखना, तो आज रस्म एक साथ कैसे हुई।
इत्ती के मन में यह बात सुबह से चल रही थी, अब उसे याद आया तो उसने आहार्य से पूछ लिया। मैंने ही कहा था क्योंकि मैं अपनी बीवी को देखे बिना नहीं रह सकता ना। आहार्य उसके सवाल का जवाब देता है। हम ये ठीक है, अब हम दोनों पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखा दिखा कर सबको खूब जलाएंगे, खासकर उस आंटी को। इत्ती की यह बात सुनकर आहार्य उसको तीखी नजरों से घूरते हुए कहता है, तुम्हारी सुई अभी तक वही अटकी हुई है। मैंने इत्ती उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसकी बात को बीच में रोककर कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है सब, लेकिन आप जानते नहीं है लड़कियां ऐसी ही होती है। आहार्य खुद में ही हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि इत्ती थी ही इतनी जिद्दी। राणा सिंह जी का रूम। राणा सिंह जी डे से ही रूम में आते हैं। तेजस्वी जी उनसे नाराजगी जताते हुए कहती है, आपने मोहिनी को यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता है ना उसने सालों पहले सब बर्बाद कर दिया था। राणा सिंह जी उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं, उस बात को अपनी जबान पर भी मत लाएगा। अगर गलती से भी वो राज आहार्य तक पहुंच गया जिसे हमने सालों से दफना के रखा है तो आहार्य मोहिनी को जान से मार देगा। तेजस्वी जी रोते हुए, कब तक छुपाएंगे? कभी ना कभी तो उन्हें पता चलेगा ही ना, तब वो आपसे भी नफरत करेंगे। राणा सिंह जी अपना चेहरा फेरते हुए, तो क्या करूं, अपनी सगी बेटी को आहार्य के हाथों मरता हुआ देखो। वैसे भी यह राज तब का है जब आहार्य का जन्म भी नहीं हुआ था, और यह राज हमेशा राज ही रहेगा हमारी आखिरी सांस तक। हम अपनी बेटी को बचाएंगे, वैसे भी वो अब सुधर गई है। तेजस्वी जी गुस्से से, हाँ आपने पश्चाताप करने के लिए ही तो आहार्य को गोद लेकर अपने घर का वारिस बनाया है, लेकिन हमारी एक बात याद रखिएगा, मोहिनी कभी नहीं सुधर सकती है। उसकी आंखों में हमने आहार्य के लिए नफरत देखी है। इतना बोल वो अपने आंसू पोंछ रूम से बाहर चली जाती है। राणा सिंह जी उन्हें जाते हुए देखते हैं, फिर वो खुद से कहते हैं, मोहिनी जैसी भी है हम दोनों का अपना खून है, उसे हम कुछ कैसे होते हुए देख सकते हैं। उसके लिए भले ही एक राजा को एक खुदगर्ज बाप ही क्यों ना बनना पड़े, लेकिन ये राज हमेशा आहार्य के लिए राज ही रहेगा। एपिसोड 52, मोहिनी का असली चेहरा और इत्ती और आहार्य की इंटेंस किस। अब आगे महल के दूसरे हिस्से में शनाया गुस्से से कमरे में आती है और अपना फोन उठाकर बेहद गुस्से से सीधे ड्रेसिंग मिरर पर फेंक देती है। फोन लगने से मिरर टूट का चकनाचूर हो जाता है और कांच के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, और कांच के हर टूटे हुए हिस्से में शनाया का अक्स दिख रहा था जो किसी साइको से कम नहीं था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी और पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। शनाया चीखते हुए कहती है, वो घमंडी लड़की मेरी शनाया राठौर की इंसल्ट करके गई, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। डॉट डॉट उसको मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। मेरे मेरे आहार्य से शादी करेगी। और तेज तेज हंसने लगती है। फिर कांच के टुकड़े में अपने अक्स की तरफ देखते हुए, अगर कोई लड़की स्कूल कॉलेज में आहार्य की तरफ देख भी लेती थी तो मैं उसे जान से मार देती थी। आहार्य सिर्फ और सिर्फ मेरा, शनाया राठौर का। उसकी बीवी बनने का हक सिर्फ मुझे है, और वो तो मैं ही बनूंगी। और तुम्हें मिलेगी दर्दनाक मौत, क्योंकि गलती ही तुम्हारी इतनी बड़ी है। तुमने मेरे आहार्य के इतने करीब जाने की कोशिश की। फिर अपने बैग में पागलों की तरह कुछ खोजने लगती है और कुछ देर बाद उसको वो चीज मिलती है। शनाया उस चीज को देखकर उस फोटो फ्रेम जिसमें आहार्य की फोटो थी उस पर किसी साइको की तरह हाथ फेरते हुए अजीब से दुख के साथ, आहार्य तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? डॉट यू नो ना हाउ मच आई लव यू। फिर आहार्य के उस फोटो फ्रेम को दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाते हुए कहती है, नो 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 यू डोंट नो। डॉट यू डोंट नो आहार्य, अगर तुम्हें पता होता तो तुम कभी कभी ऐसा नहीं करते। तुम हमेशा मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करते जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। तुमने कभी मुझे एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। मुझसे इतनी नफरत क्यों? और उस कल की मिली लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? शनाया अपने बाल नोचते हुए बेड के नीचे बैठ जाती है और बेड पर अपना सर टिका लेती है। फिर बुड़बुड़ाते हुए हंसते हुए कहती है, लेकिन एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, तो फिर देखना तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। और उससे तुम्हारी शादी तुम्हारे घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। आई नो यही बात है, वरना तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन आज तक तुमने किसी और लड़की की तरफ भी नहीं देखा। तुम उससे भी प्यार नहीं करते होगे ना।
इतना बोल वो अपने पंजों के बल आहार्य के टूटे हुए फोटो फ्रेम के पास जाती है और इस तरह से चलने की वजह से उसके हाथों और घुटनों में बिखरे हुए कांच के टुकड़े चुभ रहे थे, लेकिन उसे किसी तरह के कोई भी दर्द का एहसास नहीं था। वो जमीन पर पड़ी आहार्य की फोटो पर अपने खून से सने हाथों को फेरते हुए अजीब तरह से कहती है, तुम नहीं करते ना उससे प्यार। ये सब तुम बस जबरदस्ती फैमिली के दबाव में आकर कर रहे हो ना। बताओ ना, कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? बोलो, कुछ तो बोलो। तभी शनाया के रूम का दरवाजा खुलता है और मोहिनी जी अंदर आते हुए एक नजर पूरे बिखरे रूम को देखती है और फिर शनाया की ऐसी हालत देखती है। शन्या अभी भी कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। वो गुस्से से शनाया के पास जाकर उसको एक तेज थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ इतनी जोर का था कि शनाया जमीन पर लेट जाती है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता है। वो कुछ न कुछ अभी भी बोले जा रही थी। मोहिनी जी शनाया को बालों से पकड़ कर उठाती है और उसका चेहरे अपने सामने करते हुए, तेरे आहार्य के लिए पागलपन को देखकर मैंने तुझे बचपन से लेकर अब तक पागल होने की दवा इसलिए नहीं दी कि तू मेरा प्लान ऐसे खराब कर सके। डॉट डॉट अब जाकर तो उसकी कोई कमजोरी मिली है जिसका इंतजार मैं इतने सालों से कर रही थी। डॉट डॉट फिर उसके बालों को और तेजी से खींचते हुए आगे एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ, अब तक तो उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपने परिवार से भी नहीं, फर्क भी कैसे पड़ेगा सगा जो नहीं है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह बचपन से वो अकेला रहता आया है, किसी को नहीं लगता था कि वो अपनी जिंदगी में किसी को आने देगा, लेकिन आई। और आज मैंने एक ही नजर में उसकी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार देख लिया है। अब उस लड़की के जरिए मैं उसे तड़पाऊंगी, इतना तड़पाऊंगी तभी मेरे दिल की तसल्ली मिलेगी। फिर शनाया के बाल झटकते हुए जिससे शनाया जमीन पर गिरती है। मुझे उसके खून से नफरत है क्योंकि उसके अंदर उनका खून है। और फिर खड़ी होकर शनाया के मुंह को अपनी सैंडल्स से मसलते हुए बेहद शैतानियत से कहती है, यही असली चेहरा है मेरा जो दुनिया की नजर से छुपा है। डॉट डॉट उस आहार्य को भी नहीं पता कि सालों से जो अंधेरे में छुपा है वो मैं हूँ, और कभी पता भी नहीं चलेगी क्योंकि मेरा बुद्धा बाप है ना वो मेरे प्यार। फिर मासूम सा चेहरा बनाकर, यानी अपनी बेटी के प्यार में अंधा है वो, जैसे मुझे अभी तक बचाते आया है आगे भी बचाएगा। लेकिन उस बुढ़े को लगता है कि मैं सुधर गई हूँ, लेकिन अफसोस मैं अभी भी वही हूँ जो सालों पहले थी। डॉट डॉट फिर शनाया के चेहरे से अपना पैर हटाकर खिड़की के पास खड़े होते हुए आगे कहती है, लेकिन सारी गलती उस बुढ़े की है। अगर वो सालों पहले मेरी बात मानकर मुझे वो दे देता तो न मैं वो सब करती, न मैं आज ऐसी होती। मोहिनी खिड़की पर खड़ी होकर सामने का नजारा देखते हुए किसी को कॉल करती है। उसके कॉल करने की कुछ ही देर में उसका एक गार्ड रूम के अंदर आता है और बिना कुछ बोले जमीन पर पड़ी शनाया को एक इंजेक्शन लगता है। और फिर खड़े होकर मोहिनी से सर झुका कर कहता है, मैम मैंने आज का डोज दे दिया है, ये सब भूल जाएगी जो कुछ देर पहले हुआ। मोहिनी बिना पीछे मुड़े सामने की तरफ देखते हुए ही उसे हाथ से इशारा करती है। उसका इशारा समझ गार्ड बाहर चला जाता है। मोहिनी बाहर देखते हुए कुछ सालों की बातें सोचने लगती है तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। मोहिनी कॉलर आईडी देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कॉल पिक करती है। वो डे से ही कान पर फोन लगाती है, उधर से किसी की आवाज आती है, वेलकम पार्टनर, आखिर तुम आ ही गई, लेकिन उस लड़के से बच के रहना वरना वो हमारा खेल शुरू होने से पहले खत्म कर देगा। मोहिनी अपने पॉलिश्ड नेल्स देखते हुए एक स्mirk के साथ कहती है, इतना डरते हो उससे? उधर से वो इंसान हड़बड़ाते हुए कहता है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, तुमने उसे छोड़ा क्यों? तभी मार देती, खेल खत्म हो जाता उसका भी। हम सोचा तो यही था, लेकिन उस बुढ़े ने बचा लिया था उसे और अपने गिल्ट के चलते अपने गद्दी का वारिस भी उसे बना दिया। अब पहले मैं सब वापस लूंगी उससे और फिर उसे भी उन लोगों की तरह मौत के घाट उतार दूंगी। लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं है, अब वो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है और वो जो उसका है वो भी छीन लेगा, तब उसका मुकाबला करना और नामुमकिन होगा। मोहिनी जी उसकी बात को बीच में काट कर, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में, इस कहानी की असली विलेन मैं हूँ, लेकिन मैं फिर भी दुनिया की नज़र में नहीं हूँ और तुम असल खलनायक बने बैठे हो सबकी नज़र में, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। उधर से वो इंसान गुस्से में कहता है, तुम मेरी ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती।
आवाज नीचे, अपनी औकात मत भूलो, तुम बस एक कुत्ते थे अपने ही घर। मैंने राजा बनाया है, जैसे मैंने तुम्हें वो सब दिलवाया है वापस वो सब छीन भी सकती हूँ। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया है इतने सालों में, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, और अगर उसे तुम्हारे बारे में पता लग गया तो हमारा खेल खत्म। वो इंसान मोहिनी जी की चापलूसी करते हुए कहता है। राजा कितना भी ताकतवर हो जाए, उसकी जान एक तोते में अटकी होती है, और वो तोता हमें मिल चुका है। और रही बात मेरी सच्चाई पता लगने की, तो ये राज उसके वहमोगुमान से भी बाहर है। ये राज तब का है जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, और यह राज महल की 4 दीवारों में बंद है और हमेशा रहेगा, मोहिनी जी घमंड से कहती है। उधर से वो इंसान सहमति जताते हुए कहता है, वैसे तुम जैसी जहरीली इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और तुम्हारा वो हथियार कहाँ है? उस इंसान की बात सुनकर मोहिनी जी एक नजर जमीन पर सो रही शनाया को देखती है और उस इंसान को जवाब देते हुए कहती है, हम्मम हथियार एकदम तैयार है, बस वार करना है। पहले मैंने सोचा था कि इसको आहार्य की जिंदगी में लाकर इसे उसकी कमजोरी बनाऊंगी और इसी के जरिए उसे बर्बाद करूंगी, लेकिन मेरे प्यारे भतीजे ने तो किसी और से इश्क लड़ा लिया, वो भी इतनी शिद्दत वाला। लेकिन कोई बात नहीं, मोहब्बत जितनी गहरी वो महबूबा की जुदाई उतनी ही तड़पाती है। मोहिनी की बात सुनकर वो इंसान कुछ सोचते हुए कहता है, हम लेकिन उस आहार्य से यह उम्मीद नहीं थी कि वो एक मामूली और मासूम सी लड़की पर दिल। न मोहिनी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, वो कोई मासूम नहीं है, बहुत तेज है मेरी सो कॉल्ड बहू रानी, बिल्कुल मेरे भतीजे की टक्कर की। अब जो मेरे भतीजे के सालों पड़े बंजर दिल को अपनी अदाओं से भीगा सकती है, वो कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती। वो इंसान कुछ पल शांत पड़ जाता है। उसको शांत देख मोहिनी जी कहती है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, बस जो मैं कहती है हूँ वो करो। इतना बोल वो फोन काट देती है और एक नजर शनाया को देख रूम से बाहर निकल जाती है, साथ के साथ उसके गार्ड्स भी जो डोर के बाहर पहरा दे रहे थे। इत्ती का रूम। इत्ती और आहार्य अभी भी एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े थे। इत्ती आहार्य के सीने को हल्का सा पुश करते हुए, अच्छा अब जाए आप। ऐसे कैसे? पता है तुम गुस्से में इतनी खतरनाक लग रही थी, तुम्हें शांत करना कितना मुश्किल था। आहार्य उसे अपने और करीब करते हुए कहता है। हो खतरनाक, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मेरे बारे में? इतनी मुंह फुला कर कहती है। आहार्य उसके ऊपर झुकते हुए एक कशिश से कहता है, अब मैंने इतना रिस्की काम किया है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। उसकी नजरें और बातों में शिद्दत महसूस करके इत्ती को गूज़बम्स आ जाते हैं और वो अपना सलाइवा गटकते हुए मुश्किल से कहती है, क्या चाहिए आपको? आहार्य उसके चेहरे पर छाने लगता है, ये देख इत्ती उसे धक्का देकर भागने लगती है। लेकिन आहार्य उससे पहले ही उसकी कमर पकड़कर उसे लेकर बेड पर गिर जाता है। इत्ती उसके ऊपर थी और उसके लंबे बाल आहार्य के चेहरे को कवर कर रहे थे। आहार्य उसके बालों पर अपना हाथ फंसाकर उस चेहरा नीचे झुकाता है और उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है और उसे बेताबी से चूमने लगता है। इत्ती भी अपनी आंखें बंद करके उसका साथ देने लगती है। पूरे रूम में दोनों की एक दूसरे में घुलती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बहुत ही मनमोहक थी। दूसरी तरफ 3 तिगाड़ा दूसरे हिस्से से महल के मैन एरिया में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इत्ती से मिलना था। वो अभी गार्डन एरिया को पार कर ही रहे थे कि सामने से आते लोगों को देखकर उनकी आंखें छोटी हो जाती है और सामने से आ रहे लोग भी उन्हें देखकर रुक जाते हैं और वो भी उन्हें घूरने लगते हैं। एपिसोड 53, तुमने हमें बिना बताए किस की है। अब आगे 3 तिगाड़ा दूसरे हिस्से से महल के मैन एरिया में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इत्ती से मिलना था। वो अभी गार्डन एरिया को पार कर ही रहे थे कि सामने से आते लोगों को देखकर उनकी आंखें छोटी हो जाती है और सामने से आ रहे लोग भी उन्हें देखकर रुक जाते हैं और वो भी उन्हें घूरने लगते हैं। सामने और कोई नहीं, त्रिदेवियां थी जो आज पूरे दिन से गायब थी, जिसका मतलब साफ था वो तीनों कुछ तो कांड करके आई है। रिद्धि 3 तिगाड़ा को देखकर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहती है, अरे अरे ये बेवकूफों की टोली कहाँ चली। रिद्धि की बात सुनकर तीनों तेंश में आ जाते हैं। मोनी घमंड दिखाते हुए उन्हें घूरते हुए कहती है, हम तीनों तो अपनी भाभी सास से मिलने जा रहे हैं, हमें उनसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है।
अब तुम लोग पता नहीं कैसे दोस्त हो, भाभी सा के साथ इतना सब हो गया, तुम लोग तो पता नहीं कहाँ गायब थे। आकाश मुंह बनाते हुए कहता है। हाँ, पता नहीं कहाँ जहर उगलने गए थी तीनों नागिनें, इतना बोल मोनी और मानसी को अपने एक एक हाथ से एक साथ हाई फाई देता है। त्रिदेवियां गुस्से से, तुम बहुत बोल रहे हो। वो तो शुक्र मनाओ हम लड़कों पर हाथ नहीं उठाते, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। मानसी ताली बजाते हुए, वाह वाह जैसे तुम लोग हमारे भाई सा को पिटोगे और हम बस देखते रहेंगे, हम भी तुम लोगों की चटनी बना देंगे। हमारे भाई सा को किसी ने हाथ भी लगाया तो इतना बोल वो अपने हाथों का पंच बनाकर उन्हें दिखाती है। आकाश भी सर हिलाते हुए, हम देखो मैं भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम लोग मुझे मारोगी तो मेरी बहनें तुम्हारे अंदर से सारा जहर निकाल देंगी। मेहिका अपना चश्मा नाक पर चढ़ते हुए, 1 मिनट लड़ाई को होल्ड करो और ये बताओ कि इत्ती के साथ क्या हुआ। मेहिका की बात सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं, जैसे सबके अंदर किसी चुगलखोर आंटी की आत्मा घुस गई हो। मोनी बिल्कुल एक्साइटेड होकर आज के बारे में बताना शुरू करती है। पता है आज ना, सब बताकर एंड में खुशी से कहती है, भाभी सा ने क्या मस्त जवाब दिया। मोनी भी एक्साइटेड होकर, हम यार तुम लोग ने मिस कर दिया। त्रिदेविया अफसोस से, ओफो यार हमने मिस कर दिया यार। वैसे भी इत्ती कभी किसी को खुद को बुली नहीं करने देती है, और इत्ती की इस बात से तो हम सब वाकिफ है कि वो अपनी चीजों और लोगों के लिए बहुत पजेसिव है। आकाश कुछ सोचकर, लेकिन न, हमें पहले से छोटी सी भाभी सा को अलग करना होगा, क्योंकि वो शनाया बहुत अजीब है, वो बचपन से बहुत अजीब हरकतें करती थी। आकाश को कुछ कुछ याद आता है और वो मोनी की तरफ देखकर कहता है, मोनी तुम्हें याद है एक बार बचपन में जब तुमने उससे कहा था कि तुम उसे कभी अपनी भाभी नहीं बनने दोगी और अपने लिए कोई एंजल भाभी लाओगी, तो उसने गुस्से में तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। आकाश की बात पर मोनी उस पल को याद करते हुए ही काम चाहती है, उसके सर में और पैर कितनी चोट आई थी और हाफ मंथ तक वो बेड रेस्ट पर थी। रिद्धि, मेहिका और मीशा अपने मुंह पर हाथ रख हैरत से, इतना कोई पागल कैसे हो सकता है यार, ये तो बड़ी खतरनाक है, इसको तो वापस भेज देना चाहिए। मानसी मना करते हुए, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, उसको बुआ सा लेकर आई है और बुआ जी खुद 10 सालों बाद इंडिया आई है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो नाराज हो जाएंगी, फिर दादा सा बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि वो बुआ सा से बहुत प्यार करते हैं, अब बुआ सा गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको सालों से बुआ के आना का इंतजार था। रिद्धि कुछ सोचते हुए उसकी बात का जवाब देती है, मुझे तो इन बुआ जी में कुछ गड़बड़ लग रही है। मोनी उसकी बात को नकारते हुए, नहीं बुआ सा बहुत अच्छी है, वो बात थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन वो बचपन से हमारे साथ अच्छी है। मोनी की बात सुनकर त्रिदेवियां कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन उनके मन में बुआ जी को लेकर कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। आकाश बात बदलते हुए, वैसे तुम तीनों आज पूरे दिन से गायब कहाँ थे। रिद्धि एक नजर मीशा और मेहिका की तरफ देखती है तो दोनों हाँ में सर हिला देती है। रिद्धि तीनों को अपने हाथ के इशारे से पास बुलाती है, फिर वो सारे सर जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रिद्धि उन्हें बताने लगती है। अपनी बात खत्म करने के बाद रिद्धि एक्साइटेड होकर उनसे पूछती है, हाउ इज इट। तीन तिगाड़ा एक दूसरे को देखकर इम्प्रेस्ड एक्सप्रेशंस के साथ, इट्स अमेजिंग एंड यूनिक यार। बट भाई सा गुस्सा हो गए तो वो आहार्य से थोड़ा डरते हुए कहते हैं। त्रिदेवियां उन्हें हिम्मत देकर, अरे कुछ नहीं होगा जीजू, कुछ नहीं कहेंगे, वैसे भी सालियां जब तक शैतानियां नहीं करेगी तो शादी में मजा कैसे आएगा। वैसे तुम लोग इत्ती से मिलने जा रहे थे न, हम भी वही जा रहे हैं, चलो। वो सारे गार्डन एरिया से होते हुए महल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सामने से आते हुए आहार्य को देखकर उन सब के कदम एकदम ठिठक जाते हैं और वो सारे मुंह खोले आहार्य को घूर घूर कर देखने लगते हैं। आहार्य बिना उनमें से किसी की भी तरफ निगाह डाले उन्हें क्रॉस करते हुए उनके सामने से चला जाता है, लेकिन वो सारे अभी भी उसी तरफ देख रहे थे जहां आहार्य गया था। रिद्धि उसी तरफ देखते हुए, क्या तुम लोगों ने भी वही देखा जो मैंने देखा, या ये सिर्फ मेरे गंदे दिमाग का वहम था। आकाश भी उसी तरफ देखते हुए उसकी बात का जवाब देता है, मतलब तुमने भी भाई सा के लिप्स पर लिपस्टिक देखी थी। फिर थोड़ा पॉज लेकर बुरा सा मुंह बनाते हुए, भाई सा ने लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी।
ये भी कोई रस्म है या ये लड़कों का कोई न्यू फैशन है जिसके बारे में अभी मुझे ही नहीं पता, लेकिन भाई सा ऐसे ट्रेंड कब से फॉलो करने लगे। पांचों लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखते हुए उसकी पीठ पर एक एक घूंस जड़ देती है। आकाश चीखते हुए, डायनो ये क्या कर रही हो, अब मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? मैंने इंस्टा पर ऐसी कई पोस्ट देखी है आजकल लड़के भी। रिद्धि उसकी बात को इग्नोर करते हुए, मतलब इत्ती ने अपनी फर्स्ट किस कली और हमें इस बारे में खबर भी नहीं है। मिहिका अपने चश्मे को अपनी नाक पर एडजस्ट करते हुए रिद्धि की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, जबकि हमने बचपन में एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हमें कभी किसी से प्यार हुआ, हमारी फर्स्ट किस और सब हम शेयर करेंगे। मीशा भी गुस्सा होते हुए, मतलब इत्ती ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। फिर तीनों एक साथ अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे ऐसा बोलकर वो लोग महल के अंदर भाग जाती है और मानसी और मोनी भी एक्साइटेड हो गए थे, वो लोग भी जल्दी से उनके पीछे भागती है। आकाश उनको भागता देख वो भी उनके पीछे भागता है। वो लोग स्टेयर्स से होते हुए इत्ती के रूम में एक के बाद एक पहुंचते हैं। एंड में आकाश दे से ही रूम में जाने वाला होता है कि रिद्धि उसे अंदर आने से रोकते हुए, सॉरी लेकिन तुम इस कॉन्वो में नहीं घुस सकते हैं, ये लड़कियों का पर्सनल मैटर है, तुम बाहर पहरेदारी करो। इतना कहकर वो उसके मुंह पर तेजी से दरवाजा बंद कर देती है। आकाश कुछ पल तो बुत बने खड़ा रहता है, फिर जब उसे यह एहसास होता है कि उसे ग्रुप से बेदखल कर दिया गया है तो वो बिल्कुल रूठ सा जाता है और फिर सामने बंद दरवाजे को घूरते हुए खुद से कहता है, अब मैं भी इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर ये लोग मुझसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करेगी तब मैं भी इन्हें भाव नहीं दूंगा। वो अभी खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि सामने कॉरिडोर से आ रही कीर्ति उसे ऐसे बड़बड़ाते देख खुद से कहती है, स्टूपिड, और वहां से उसे इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन इतने में आकाश की नजर उस पर पड़ जाती है और वो खुश होते हुए, कीर्ति जी देखो, किस्मत भी हमें मिलाना चाहती है, तभी तो हम आमने सामने हैं। आकाश की ऐसी अजीबोगरीब बकवास सुनकर कीर्ति उसे बुरी तरह घूरते हुए कहती है, शायद तुम भूल रहे हो हम एक ही महल में है तो आमना सामना होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इतना कह वो वहां से जाने लगती है। लेकिन आकाश को तो अब उसकी कीर्ति जी मिल गई थी, वो अब सब भूल कर कीर्ति से जोक की तरह चिपकने वाला था। कीर्ति को जाता देख आकाश जल्दी से उसके सामने आते हुए उसको देखते हुए ही उल्टे कदम चलते हुए कहता है, अरे आप तो ऐसे ही जा रही है, अभी तो हमारी बातें शुरू हुई है। कीर्ति उसे इग्नोर करते हुए अपने फोन में कुछ देखने लगती है। कीर्ति फोन में देखते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ा रही थी और आकाश उससे कुछ न कुछ बोलते हुए उल्टे कदम ले रहा था। लेकिन अचानक ही आकाश का सर वहां लगे पिलर से टकरा जाता है, क्योंकि वो अपोजिट साइड देखते हुए चल रहा था और कीर्ति भी फोन में देख रही थी, हालांकि वो आकाश की सारी बातें सुन रही थी। पिलर पर सर लगते ही आकाश की आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर कीर्ति जल्दी से उसकी तरफ देखती है। उसको दर्द से अपना सर सहलाते हुए देख वो जल्दी से उसके सर से उसका हाथ हटाते हुए उसके चोट वाली जगह जहां उसने पहले हाथ रखा था वहां रब करने लगती है और साथ ही साथ उसे डांट भी रही थी। लेकिन आकाश के कानों में तो उसकी डांट किसी मिश्री की तरह घुल रही थी। उसके कानों में म्यूजिक बज रहा था और हर तरफ बलून्स ही बलून्स नजर आ रहे थे। उसके होठों पर भी एक मुस्कुराहट खिल गई थी। बोलते बोलते जब कीर्ति की नजर उसके मुस्कुराते चेहरे पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो उसकी चोट वाली जगह पर तेजी से प्रेस करती है और वहां से चली जाती है, जिससे कि आकाश दर्द से चीखते हुए अपनी पिंकलवी डोवी वर्ल्ड से बाहर आता है। आकाश अपनी चोट को सहलाते हुए जाती हुई कीर्ति को देखकर खुद से कहता है, अभी तो इतना प्यार बरसा रही थी, अचानक इनमें मोंजुलिका की आत्मा कहाँ से घुस गई। फिर न में सर हिला कर, नहीं आकाश, अपनी कीर्ति जी को ऐसे मोंजुलिका नहीं कहते हैं। अब मोनी और मानसी को बताता हूँ कि हमारा मोमेंट बना है मोमेंट। इतना कह उसकी नजर बंद दरवाजे पर जाती है और वो मुंह बनाते हुए, नहीं, इनको तो मैं इग्नोर करने वाला था ना, इन्हें नहीं बताऊंगा, अभी मैं इनसे नाराज हूँ। इत्ती का रूम। इत्ती बेड पर पेट के बल लेटी थी और अभी भी आहार्य के बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रही थी, तभी उसके रूम में एक के बाद एक लोग आना शुरू हो जाते हैं। इत्ती चौंकते हुए उस तरफ देखती है, वो वहां गर्ल गैंग खड़ी थी।
उन्हें देख इत्ती बेड से उठने को होती है कि वो लोग उसके बेड पर कूदते हुए उसको घेर कर बैठ जाते हैं और इत्ती के चेहरे को घूर घूर कर देखने लगते हैं। उनके ऐसे देखने पर इत्ती एक पल तो सकपका जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है, ये कैसी कार्टून जैसी शक्ल बना रखी है तुम लोगों ने। इतना सुनते ही त्रिदेवियां इत्ती को पकड़ उसके ऊपर बैठ जाती है। इत्ती उनके नीचे दबते हुए मुश्किल से सांस लेते हुए उनसे पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम तीनों को कुछ बताओ तो डायरेक्ट हल्ला बोल देती हो यार। मानसी और मोनी इत्ती को दबा देख त्रिदेवियों से कहती है, अरे यार आराम से, भाभी सा को सांस नहीं आ रही है। रिद्धि उनकी बात पर कहती है, तुम दोनों चुप रहो, यही हमारा तरीका है सजा देने का, और इस तरीके की शुरुआत तुम्हारी भाभी सा ने ही की थी। तीनों चीखते हुए, तुमने हमें बिना बताए किस की है। इत्ती उनके नीचे कसमसाते हुए कहती है, अरे लेकिन मैंने अब क्या गलती की है। क्या? इत्ती को तो जैसे अचानक ये सुनकर शौक सा लग गया। एपिसोड 54। जब अभी यह हाल है तो शादी के बाद तो कुछ दिन तुम्हारे बेड पर ही बीतने वाले हैं। अब आगे। तीनों चीखते हुए, तुमने हमें बिना बताए किस की है। क्या? इत्ती को तो जैसे अचानक ये सुनकर शौक सा लग गया। यार क्या बकवास कर रही हो तुम लोग, मतलब कुछ भी। इत्ती अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कहती है। तीनों इत्ती के ऊपर से उठती है अब जाकर इत्ती चैन की गहरी सांसें लेती है। अभी चारों बेड पर लाइन से लेती थी और मोनी और मानसी बेड के साइड में बैठ जाते हैं। इत्ती सीलिंग को देखते हुए, यार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आए हो। इत्ती की बात सुनकर सारे लोगों की नजर एक साथ इत्ती पर जाती है जो कि सीलिंग को देख रही थी और वो उसे शिद्दत से घूरने लगते हैं। मुझे घूरने से सच नहीं बदल जाएगा। इत्ती उनकी नजरों की तपिश महसूस करके कहती है, हम झूठ बोलने से भी सच नहीं बदल जाएगा, और तुम कितनी सफाई से झूठ बोल रही हो, जबकि अभी हमने जीजू को। इतना कहकर रिद्धि जानबूझकर चुप हो जाती है। आहार्य का जिक्र होते ही इत्ती तुरंत रिएक्ट करते हुए उससे कहती है, क्या जीजू, क्या, जल्दी बताओ। उसकी इतनी डेस्परेशन देख त्रिदेवियां उसे पिलो से मारने लगती है और मारते हुए कहती है, तुम वही हो ना जो बोलती थी कि मुझे वो लड़कियां एकदम जहर सी लगती है जो शादी या रिलेशनशिप में आने के बाद बस हस्बैंड हस्बैंड और बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड करती रहती है। इत्ती खुद को बचाते हुए कहती है, यार तो मैं कौन सा हस्बैंड हस्बैंड कर रही हूँ, वो खुद ही आए थे यहाँ, मैंने थोड़ी न बुलाया था। रिद्धि उसको कंटिन्यूअसली मारते हुए, ओह अच्छा, तो वो आए थे तो क्या तुम आते ही उन पर कूद पड़ी थी और उनको किस करने लगी थी। इत्ती फ्लो में उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे किस किया था। इतना बोल वो खुद की जीभ काट लेती है और अपना फेस अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है। मोनी रिद्धि को अप्रिशिएट करते हुए, वाह यार, तुमने तो खुद ही भाभी सा के मुंह से यह बात एक्सेप्ट करा ली। रिद्धि अपने कंधे थपथपाते हुए खुद को शाबाशी देती है। और फिर वो लोग इत्ती की तरफ देखते हैं जिसकी शर्म की लाली उसके चेहरे से होते हुए गले तक पहुंच रही थी। मेहिका इत्ती के फेस से उसका हाथ हटाते हुए, उफ, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम भी शर्माओगी। इत्ती शर्म से लाल चेहरे के साथ, तो यार तुम लोग ऐसे डायरेक्ट आकर किसका पूछोगी तो मैं और कैसे रिएक्ट करूंगी। और रही बात नहीं बताने की, तो मैं क्या करती, आकार माइक में चिल्ला चिल्ला के अनाउंस करती कि मैं आज अपनी फर्स्ट किस करके आई हूँ या आज मैंने किस की है। आखिरी बात तक आते आते इत्ती का चेहरा शर्म से नहीं गुस्से से लाल हो गया था। उसका चेहरा काफी चिढ़ा और झुंझलाया हुआ लग रहा था। रिद्धि उसको अपने गले से लगाते हुए, ओ मेरी जान को गुस्सा आ रहा है। इत्ती उसको धकेलते हुए, बिल्कुल आ रहा है यार, जब देखो सब मुझे ही आजकल टीज करते रहते हैं। मतलब जिसको देखो वही, और मुझे एक बात के लिए और गुस्सा आ रहा है, वो मेरी बिन बुलाई सौतन। उसकी तो मैं और तुम लोग भी पता नहीं सुबह से कहाँ गायब थे। मेहिका बात बनाते हुए, अरे वो हम किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम से गए थे। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जिसका मुझे नहीं पता। इत्ती उससे पूछती है, भाभी सा आप ये सब छोड़िए, आप उस शनाया का सुनिए। मुनी बात बदलते हुए इत्ती का ध्यान डाइवर्ट करती है। शनाया का नाम सुन इत्ती का दिमाग शनाया पर चला जाता है और वो थोड़ी परेशान होते हुए कहती है,
पता यार, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उसे यहाँ से भेज देता हूँ, लेकिन मैंने ही ओवर स्मार्ट बनने के लिए कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर झुंझलाते हुए, बट मुझे बहुत फर्क पड़ता है यार, आई डोंट नो बट आई फील सो इनसिक्योर। जब तक वो साथ थे तो मैं उस बात को भूल गई थी, बट अब फिर से वही दिमाग में बात आ रही है। मोनी इत्ती की कंडीशन समझते हुए उसका हाथ पकड़ कर उसको दिलासा देते हुए कहती है, यू डोंट वरी भाभी सा, हम हैं न, और वैसे भी कुछ नहीं होगा, भाई सा है तो है ही सब संभालने के लिए, और हम सब है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इत्ती मिशी के गोद में सर रख कर लेटते हुए बोली, यार पता नहीं यह सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिन से इतना सब बदल गया न कि क्या बताऊं। पहले तो मस्त किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस मस्ती क्लास में सबका मजाक बनाना, बट अब उफ, हर वक्त दिमाग में वही चलते रहते हैं, उनकी बातें, उनकी केयर। आज जब वो शनाया उन्हें घूर घूर कर देख रही थी तो मन कर रहा था कि उसकी आंखें नोच लूं, मतलब कि बस ऐसा लगता है जैसे उन पर बस मेरा सिर और सिर्फ मेरा हक है। पता नहीं लोगों को प्यार क्यों होता है। सब उसकी फीलिंग्स बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इत्ती की लास्ट लाइन सुनकर मोनी खुशी से, यू आर इन लव विथ हिम। इत्ती को एहसास होता है कि उसने क्या बोला। वो बैठते हुए कहती है, हम शायद, मतलब यार प्यार क्या वो तो हो ही जाता है ना, मतलब हमारी शादी होने वाली है तो प्यार तो होना ही था। मानसी इत्ती की बात की नकारते हुए बोलती है, नहीं भाभी सा जरूरी नहीं कि अगर दो लोगों की शादी हो गई हो तो उनको एक दूसरे से प्यार भी होगा। कुछ लोग बस रिश्ते को जिंदगी भर निभाते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, और उनकी पूरी लाइफ ऐसे ही कट जाती है। प्यार तो आपको शादी के टैग से नहीं, उस इंसान से होता है। रिद्धि एग्री करते हुए, यस शी इज राइट। अच्छा, तुम आंखें बंद करके ध्यान से जीजू के बारे में सोचो और ये बताओ जीजू तुम्हें क्यों अच्छे लगते हैं। बस इसलिए कि उनसे तुम्हारी शादी होने वाली है। इत्ती आंखें बंद करती है तो सारे मोमेंट्स जो उसने आहार्य के साथ बिताए थे किसी रील की तरह उसकी आंखों में घूमने लगते हैं। आहार्य का उसकी केयर करना, उसकी सारी बातें मानना, उसे पैम्पर करना, उनकी वो हसीन मुलाकातें, एक दूसरे को हक करना, इत्ती का गुस्सा होना, आहार्य का मानना, आहार्य का हमेशा अपने एक्शन से इत्ती को स्पेशल फील कराना। ये सब सोच इत्ती के होंठों पर अपने आप एक खूबसूरत मुस्कुराहट खिल जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, यस आई लव हिम सो मच। इत्ती की बात सुनकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। रिद्धि इत्ती से पूछती है, डू यू लव हिम बिकॉज ही इज योर फ्यूचर हस्बैंड। इत्ती झट से, नो आई लव हिम बिकॉज ही इज हु ही इज। मुझे उनकी केयर, उनका, मेरी सारी बातें, भले ही वो कितनी भी यूजलेस हो, उसे ध्यान से सुनना, मेरी बात को जिताने के लिए खुद की बातों में हार जाना, उनकी वो रियली वाली स्माइल जो वो सिर्फ मेरे साथ होने पर करते हैं, उनका मुझे टीज करना, एवरीथिंग, आई लव एवरीथिंग अबाउट हिम। मुझे पूरे के पूरे आहार्य सिंह राजपूत से प्यार है। ये सब बोलते हुए इत्ती के चेहरे पर गजब का नूर था, जो शायद आहार्य के प्यार का असर था। ओ कोई प्यार में है, उफ, अब दोस्तों को तो कोई भूल ही जाएगा, मेहिका बोलती है। इत्ती अपनी प्यार की दुनिया से बाहर आते हुए मेहिका के ऊपर पिलो फेंकते हुए, तुम न चुप रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो बताऊंगी तुम्हें मैं। रिद्धि मेहिका का साइड लेते हुए, वैसे इस चश्मिश की बात तो सही है, अब भला हमारी क्या इम्पोर्टेंस, अगर हम जरूरी होते तो तुम हमें वो किस वाली बात बताती। यार तुम फिर से उसी टॉपिक पर आ गए, इत्ती बच्चों की तरह बोलती है। रिद्धि इत्ती की एक्टिंग करते हुए, यार हम उसी टॉपिक पर आ गए क्योंकि तुमने हमें अब तक बताए ही नहीं। अच्छा चलो ऊपर ऊपर से बता दो। इत्ती मोनी और मानसी की तरफ देखती है, उसे उन दोनों के सामने बताने में ऑकवर्ड लग रहा था। मोनी इत्ती की हालत समझते हुए हंसकर कहती है, अरे भाभी सा, आप हमें अपना फ्रेंड समझिए। हाँ हम एज में आपसे काफी बड़े हैं, बट दिल तो हमारा बच्चा है जी। आपके वहां आने के बाद साथ मिलकर कांड करेंगे। मोनी की बात सुनकर इत्ती स्माइल करने लगती है, फिर थोड़ा घबराते, थोड़ा हिचकिचाते हुए सब बताना शुरू करती है। बीच बीच में वो शर्माहट से चुप हो जाती तो कभी शर्म से पानी पानी हो जाती। इत्ती की बात खत्म होते ही सब एक साथ, ओ भाई साहब जीजू कितने रोमांटिक है यार, यू आर सो लक्की।
यार तुमने कहा था कि तुम लोग मुझे टीज नहीं करोगे, इत्ती बोलती है। मोनी इत्ती का हाथ पकड़ते हुए, हम नहीं कर रहे टीज आपको, बट यार सच में कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि भाई सा इतने रोमांटिक हो सकते हैं। पता है हमें लगता था कि भाई सा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो भी हो वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते, बट भाई सा तो बिल्कुल दीवाने हैं आपके पीछे। मानसी मोनी की बात से सहमत होते हुए, हाँ भाभी सा वी आर सो हैप्पी फॉर यू। हाँ यार खुश तो हम भी बहुत है, बट मैं तो सोच रही हूँ कि जब जीजू शादी से पहले इतने रोमांटिक है तो शादी के बाद कहीं तुम पहली बार मायके आओ और साथ में गुड न्यूज भी ले आओ। फिर नॉटली हम इत्ती उसे मारते हुए, छी कितना डर्टी माइंड है तुम्हारा। रिद्धि बेड से उतरते हुए दूर खड़ी होकर, अच्छा तुम किस कर लो और हम वाइल्ड थिंकिंग भी न रखें। और गलत क्या कहा इसमें मैंने, जब अभी यह हाल है तो शादी के बाद तो कुछ दिन तुम्हारे बेड पर ही बीतने वाले हैं। इत्ती अपने कान बंद करते हुए, शर्म करो यार कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो तुम। मिहिका अपने फोन में कुछ टाइप करते हुए इत्ती की तरफ स्क्रीन करके बोली, वैसे इत्ती कौन सा वाला ऑर्डर करो। इत्ती जिसने रिद्धि की बातें सुन अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, वो आंखें खोलकर देखती है तो वो बस बेहोश होते होते बचती है। सारे लोग मेहिका की फोन स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो वो प्रोटेक्शन के पैकेट्स को ऑर्डर करने का पूछ रही थी। ये देख सब बुरी तरह से हंसने लगते हैं। वाह मेहिका तू ही है इत्ती की सच्ची दोस्त, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद दिलाई तूने। बताओ इत्ती कौन सा ऑर्डर करे, अब ये काम दोस्तों का ही होता है, हम जैसे दोस्त कहाँ मिलेंगे तुम्हें। इत्ती तो बस शर्म से गड़ी जा रही थी, वो चिल्लाते हुए, निकलो निकली सब मेरे रूम से। बाकी सबका तो हंस हंस कर बुरा हाल था। इधर आहार्य जैसे ही अपने रूम में जाने वाला था कि ऋतिक उसके पास आता है, उसे आहार्य से किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन लेने थे। आहार्य रुक जाता है और ऋतिक से वो फाइल ले लेता है और उसे वही पढ़ने लगता है और पढ़कर वो उस पर साइन कर देता है। ऋतिक फाइल वापस लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, अचानक उसकी नजर आहार्य के नेक पर खरोंच के निशान और लिप्स पर लगी इत्ती की लिपस्टिक पर जाती है। ऋतिक मुंह खोले देखने लगता है, आहार्य उसे ऐसे खुद को देखता देख उसे घूरते हुए कहता है, खड़े खड़े सोने की सैलरी नहीं देता हूं मैं तुम्हें। ऋतिक उसकी बात सुनकर होश में आता है और कहता है, बॉस बुरा मत मानिएगा और न मुझे जॉब से निकालिएगा, मैं तो बस यही सोच सोच कर सो नहीं पाता था कि आप रोमांस के मामले में बिल्कुल जीरो है, तो कहीं लेडी बॉस इस वजह से आपको छोड़कर चली गई तो आपका क्या होगा। लेकिन आपने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी बॉस, अब मैं सुकून से सो पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें शायद अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं करनी। आहार्य अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है। ये सुन ऋतिक जल्दी से आहार्य के हाथ से फाइल लेते हुए जल्दी में बोलता है, बॉस मिरर में देखिए। ये सब मैं नहीं, आपकी हालत चीख चीख कर कह रही है कि आप कितने रोमांटिक है। इतना बोल वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। आहार्य कुछ पल उस तरफ घूरता है जहां ऋतिक गया था, फिर वो रूम का डोर ओपन कर रूम में जाकर मिरर के सामने खुद को देखता है तो उसे अपने होठों पर इत्ती की लिपस्टिक और नेक पर इत्ती के नेल्स से किए गए स्क्रैच दिखते हैं जो इत्ती ने किस करते वक्त एक्साइटमेंट में किए थे। आहार्य मिरर में देखते हुए अपने अंगूठे से अपने होठों पर लगी लिपस्टिक पोंछते हुए इत्ती के बारे में सोचकर स्माइल करते हुए खुद से कहता है, माय वाइल्ड टाइग्रेस। अगली सुबह सुबह के 4 बजे। एपिसोड 55, एक दर्द से भी दर्दनाक मौत। अब आगे इत्ती सबको रूम से बाहर निकाल देती है, फिर रूम का डोर क्लोज करके बेड पर आकार धम से लेट जाती है। उन लोगों की बातों से इत्ती को अपना चेहरे अभी तक जलता हुआ फील हो रहा था। वो उन बातों से अपना ध्यान हटाते हुए खुद से कहती है, ओफ ये लोग कितने बेशर्म हैं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। उनकी बातों से अब इत्ती के दिमाग में न चाहते हुए भी वाइल्ड थॉट्स आने लगते हैं। वो अपने जलते गालों को थपथपाते हुए खुद से कहती है, यार यह सब क्या सोच रही हो तुम, इन लोगों ने मेरा दिमाग गंदा कर दिया। तभी इत्ती का फोन रिंग करता है। वो फोन उठाकर फोन स्क्रीन को देखती है तो शर्मीली मुस्कान के साथ अपने होठों को बाइट करते हुए कॉल रिसीव करती है।
आज तो फोन पकड़ते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे और दिल इतना बगावती हो रहा था कि अभी कूदकर बाहर आ जाएगा। इत्ती कॉल रिसीव करती है और फिर शुरू हो जाता आहार्य और इत्ती का बातों का सिलसिला जो हमेशा खामोशी और धड़कते दिल के साथ शुरू होता था और इत्ती की नाराजगी पर खत्म। इधर मोनी और मानसी रूम में जाते हैं तो आकाश सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। दोनों एक्साइटेडली आकाश के पास जाकर उसके दोनों साइड बैठ जाते हैं। मोनी आज के बारे में बताते हुए, पता है भाई सा भाभी सा को। उसने अभी इतना बोला था कि आकाश टेबल पर रखे हेडफोन को उठाकर फोन से कनेक्ट कर अपने कानों में लगा लेता है। आकाश ने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं था, वो अपने आप को बिजी प्रीटेंड कर रहा था। उसकी इस हरकत पर मोनी और मानसी की आंखें छोटी हो जाती है। आकाश दोनों को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। वो पहले ही अपने रूम में डायरेक्ट जा सकता था, लेकिन वो यहाँ बैठा ही इसलिए था कि वो मोनी और मानसी को अपनी नाराजगी दिखा सके और उन्हें इग्नोर कर सके। मानसी डोर को घूरते हुए कहती है, जहाँ से अभी आकाश गया था, यह इन्हें क्या हुआ, ये क्यों इतना इतरा रहे हैं। मोनी अपने फोन ऑन करते हुए, अरे हमने उन्हें रूम में नहीं आने दिया था तो इसलिए दिखा रहे हैं कि मैं गुस्सा हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। इतना बोल मोनी अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करने लगती है। वो देखती है कि आकाश ने कुछ व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड किया था। वो कैजुअली खोलती है क्योंकि यह नॉर्मल था, लेकिन स्टेटस देखते ही उसकी आंखें बाहर आने को होती है। मोनी मानसी को कोहनी मारते हुए अपने फोन में देखने का इशारा करती है। मानसी नासमझी से फोन में देखती है, लेकिन वो चीज देखकर उसकी भी आंखें लगभग बाहर आने को थी, क्योंकि आकाश ने कई सारे स्टेटस अपलोड किए थे जो कुछ इस तरीके के थे, कोई भी अपना नहीं होता है, वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। जिनके साथ बचपन गुजारा उन्होंने एक पल में पराया कर दिए। हम अकेले आए थे और अकेले ही रहेंगे और अकेले ही चले जाएंगे। इस तरह के कई अजीबोगरीब पोस्ट्स थे। मोनी और मानसी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या लौटपौट कर हंसे, क्योंकि आकाश जब उनसे गुस्सा होता था तो वो सिली थिंग्स करता था, लेकिन आज तक उसने ऐसे डिजिटल टॉन्टिंग नहीं की थी। दोनों गहरी सांस लेकर एक ही समय पर बोलती है, शायद इस बार कुछ ज्यादा ही नाराज है, लगता है मनाना पड़ेगा। इतना बोल दोनों एक दूसरे को देखती है, फिर बेड पर आकर अपनी अपनी जगह लेट जाती है। सुबह के 4 बजे त्रिदेवियां अपने कमरे में सुकून से सो रही थी, तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है। मीशा अपनी उनींदी आंखें खोलकर अपने दोनों तरफ देखती है कि मेहका और रिद्धि दुनिया जहां से बेखबर सो रहे थे उनके कान में जू तक न रेंगी थी। ये देख वो मन महसूस कर खुद ही उठकर डोर ओपन करती है तो सामने प्रैक्टी खड़ी थी, जो कि खुद भी नींद में लग रही थी। मीशा नींद भरी आवाज में प्रैक्टी से कहती है, क्या हुआ भाभी, आपको भी हमारे साथ सोना है क्या, आ जाइए। प्रैक्टी उबासी लेते हुए उसे मना करते हुए कहती है, नहीं मैं यहाँ सोने नहीं, तुम लोगों की जगाने आई हूँ। इतना बोल वो रूम के अंदर आती है और बेड पर बेहोशी की हालत में सो रही रिद्धि और मेहका को जगाती है। दोनों बमुश्किल उठती है। रिद्धि अपने पास बैठी मेहका के कंधे पर सर रखते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी, इतनी सुबह सुबह आपको हम पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। मुझे नहीं, मासा सा और दादी सा को आ रहा है। आज इत्ती और जमाई सा की हल्दी है तो। हाँ तो हल्दी में तो अभी बहुत टाइम है, वो तो सुबह 9 बजे है ना। रिद्धि प्रैक्टी की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, यार तुम मुझे बोलने तो दो। प्रैक्टी नींद के झटके खाते हुए बोलती है, हम सॉरी सॉरी आप बोलिए। रिद्धि कहती है, हल्दी तो शाम को है, लेकिन अभी हल्दी पिसेगी तो मासा सा और दादी सा ने बोला है कि तुम लोगों को बुलाने को, ताकि माहौल खुशनुमा रहे। रिद्धि रोनी सूरत बनाते हुए, ये तो बड़े लोगों का काम है हल्दी वगैरह पीसना, हम क्या उन्हें एंटरटेन करेंगे, बल्कि हम वहां जाकर आलस और फैलाएंगे। यार अब चलो, मुझे भी नींद से उठाया गया है, तुम लोगों के बाकी साथी भी नीचे है। कौन, वो तीनों जोकर, मेहका पूछती है। तुम लोग भी ना, अभी वो तीनों नीचे बोल रहे थे कि तीनों नागिनों को भी नीचे भेजो, और यहाँ तुम लोग उन्हें जोकर बोल रहे हो। मतलब उन तीनों ने हमें फंसाया है। तीनों की नींद ये सोचकर उड़ चुकी थी और साथ ही साथ उन्हें गुस्सा भी आ रहा था।
नहीं, उनको भी जबरदस्ती लाया गया था, तो बस उन्होंने कहा कि तुम तीनों को भी बुला लो, तब और अच्छे से महफिल जमेगी। अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। इतना कहकर प्रकृति वहां से उबासी लेते हुए चली जाती है। कुछ देर बाद रिद्धि, मेहका और मीशा नीचे आती है तो देखती है कि वहां दोनों फैमिलीज के बड़े लोग मौजूद थे और तीन तिगड़ा एक कोने वाले सोफे पर ज़ोंबी जैसी शक्ल लेकर बैठे थे। वो तीनों भी उनके पास चली जाती है और मीशा आकाश को घूरते हुए, आई एम श्योर हमें जहरीली नागिन तुमने ही कहा होगा। लेकिन आकाश उनको कोई जवाब नहीं देता। ये देख उन्हें अजीब लगता है क्योंकि आकाश जवाब न दे ऐसा अब तक हुआ नहीं था। वो मोनी और मानसी की तरफ देखते हैं तो मोनी उनकी नजरों को समझते हुए, कोई मुंह फूला कर बैठा है, इतनी देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है, कोई आज कल की बात को लेकर। तुम भी न यार, हमने कल इसलिए तुम्हें रूम से बाहर किया क्योंकि कल कुछ हमारी पर्सनल बात थी। मेहिका आकाश के पास खाली जगह पर बैठते हुए कहती है। लेकिन आकाश तो मुंह फुलाए बैठा था क्योंकि बचपन से अब तक वो मोनी और मानसी कुछ नहीं छुपाते थे, हमेशा साथ रहते थे, उनका कोई दोस्त भी नहीं थी, इसलिए भी आकाश इतना इनोसेंट था क्योंकि वो मोनी और मानसी के साथ ही रहता था, हमेशा स्कूल कॉलेज हर जगह। कल उसे लगा कि मोनी मानसी ने उसे इग्नोर कर दूसरे दोस्त बना लिए। आकाश अपने फोन में कुछ टाइप करता है और फिर फोन स्क्रीन उन सब की तरफ एक एक करके दिखाता है। उसमें लिखा था कि डोंट टॉक टू मी। वैसे भी कोई बोल रहा है कि मैं भाव खाकर आया हूँ तो भाव अपना असर तो दिखाएगा ना। इतने में रोहिणी जी उन्हें अपने पास बुलाते हुए, अरे बच्चों तुम लोग कोने में क्या कर रहे हैं, इधर आओ कुछ मस्ती मजाक करो तभी तो माहौल खुशनुमा होगा। उनकी आवाज सुनकर सब उस तरफ चले जाते हैं। रिद्धि रोहिणी जी के पास बैठते हुए, आंटी हमें इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। रोहिणी जी रिद्धि और बाकी सबको समझाते हुए, बच्चों शादी का घर है, जल्दी उठ जाना चाहिए और फिर तुम लोग होते हो तो रौनक लगी रहती है। हम तो जिसकी शादी है उसको तो बुलाओ, वो भी तो यहाँ रौनक सजाए, वो तो आराम से सो रही है। मीशा कहती है, अरे हल्दी पिसाई में दुल्हा दुल्हन का होना जरूरी नहीं है। तेजस्वी जी थाल में कुछ लेकर आते हुए कहती है, फिर मोहिनी जी की तरफ देखकर, वैसे समधन जी हल्दी कौन पिसेगा, हमारे यहाँ तो हमारी सास बहुत अच्छी हल्दी पीसती थी लेकिन वो अब है नहीं। अरे हम पीसेंगे न, वो भी ऐसी हल्दी कि उसका रंग शादी के महीनों महीनों तक नहीं उतरेगा। पीछे से गौरी जी आते हुए कहती है। मोहिनी जी पीछे पलटते हुए, आप पीस देंगी इतनी सारी हल्दी। हम खूब मन से पीसेंगे। आहार्य बेटा भी हमारे बेटे जैसे ही है, उन्होंने अब तक इतना कुछ किया है हमारे लिए, हमारा बहुत मन है कि हम उनके लिए कुछ करें खुशी से। तेजस्वी जी उनका इतना लगाव और अपनापन देखकर कहती है, जी बिल्कुल आप ही पीसिए। ऋतिक जो गौरी जी के साथ ही आया था वो कहता है, लेकिन अम्मा अगर हल्दी का रंग महीने भर रहा तो सर ऑफिस कैसे जाएंगे और शादी में भी पीले पीले दिखेंगे, अच्छी थोड़ी लगेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी जी उसे घूरते हुए, तुम बेल बुद्धि के बेल बुद्धि ही रहोगी, हमारा मतलब था कि अच्छी सी हल्दी पीसेंगे, वो तो ऐसे ही कहते हैं कि महीने भर रंग रहेगा, कहावत है, और तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारी जबान न पकड़ा करो क्योंकि अम्मा इज ऑलवेज राइट का। हाँ अम्मा हम समझ गए, वो तो हमें सर की फिक्र हो रही थी आपकी बात सुनकर। तुम और तुम्हारे सर। तेजस्वी जी अपना सर हिलाते हुए कहती है, क्योंकि सबको पता था कि ऋतिक आहार्य की छोटी छोटी बातों के लिए कितना टेंस हो जाता था, डे से वो उसका पा नहीं उसकी माँ हो। गौरी जी सिल पर हल्दी पीसना शुरू करती है क्योंकि यह रिवाज था हल्दी पिसाई का जो इसी समय होता था। आहार्य और इत्ती की हल्दी भले ही मॉडर्न तरीके से होनी थी लेकिन उसके बाद उनकी हल्दी रिवायती तरीके से भी होने वाली थी क्योंकि यह कल्चर था जो पहले के लोगों ने कुछ सोचकर ही बनाया था, इससे राजपूत परिवार कोई समझौता नहीं कर सकता था। हाँ वो अपने बच्चों की खुशी के लिए मॉडर्न हो सकते थे लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ अपने ट्रेडिशन को भी तो नहीं छोड़ सकते थे। चारों तरफ ढोल के बजना शुरू होते हैं जो कोई और नहीं घर की औरतें ही बजा रही थी क्योंकि इस समय दोनों परिवार और कुछ खास रिश्तेदार ही वहां मौजूद थे। अब तो तीन तिगड़ा और त्रिदेवियों की भी नींद खुल चुकी थी, वो भी अब मस्ती के मूड में आ गए थे। मोहिनी जी अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए सबके बीच बैठी थी और उस पिसती हुई हल्दी हो देखकर अपने मन में कहती हैं,
हम मना लो जितनी खुशियां मनानी है, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना इस खुशी को मातम में बदलने। अब भला मैं उस इंसान जिससे मैं इतने सालों से सबसे ज्यादा नफरत करती आई हूँ उसका घर आबाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ, जिसने मेरा घर बसने से पहले ही बर्बाद कर दिया। सब बहुत खुश थे। मोहिनी जी और तेजस्वी जी को मोनी और रिद्धि हॉल के बीचों बीच डांस करने के लिए ले आती है। दोनों पहले तो थोड़ा माना करती है, फिर एक दो ठुमके लगाने लगती है, लेकिन फिर सामने से आते राणा सिंह जी और भवानी सिंह जी को देखकर एकदम से शर्मा कर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। ये देख सब तेजी से हंसने लगते हैं। तीन तिगड़ा और त्रिदेवियां भी डांस कर रहे थे। आकाश जानबूझकर बीच में अपने पैर अड़ा देता, जिससे से कभी मोनी गिरने को होती तो कभी मेहिका तो कभी रिद्धि तो कभी मानसी। वो लोग कुछ कहते तो आकाश उनसे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें इग्नोर कर देता। इत्ती का रूम। इसी तरह खुशी खुशी सब रस्म एंजॉय कर रहे थे। इत्ती नीचे हो रहे शोर से अपने मुंह पर पिलो रखते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, यार सुबह सुबह किसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई सुकून से सोने भी नहीं देता। एक तो पूरी रात उनसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, अब सो रही हूँ तो इतना शोर हो रहा है। महल के दूसरे हिस्से में आहार्य का रूम। आहार्य बालकनी में खड़ा कॉल पर किसी से बात कर रहा था। कुछ देर में वो कॉल कट करते हुए सामने उगते हुए सूरज को एकटक देखते हुए कहता है, कौन है वो जो सामने हो, कभी अंधेरे में है। फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ, जो कोई भी हो ज्यादा दिन तक अब वो खुद को मुझसे बचा नहीं सकता, जल्द ही मैं उसे ढूंढ कर उसे उसके किए की सजा दूंगा। फिर अपनी आंखों में बेहद नफरत लिए, जो कि होगी एक दर्द से भी दर्दनाक मौत। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।